दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। तो सी लैंग्वेज क्या होता है, इससे इसके जानने से पहले हम जानेंगे लैंग्वेज क्या होता है। ठीक है, सी को अभी हम लीव कर देते हैं। अभी हम सोचें, देखते हैं लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले तो जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ेगा उसके मन में दो सवाल आएंगे कि वैसे तो कि लैंग्वेज होती क्या है और ये कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। दो सवाल जरूर उठेंगे आपके दिमाग में। तो लैंग्वेज मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेशन का जरिया होती है दो पर्सन के बीच में। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी दूसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या फिर हमारे कुछ फाइल्स और या फिर कुछ एक्सप्रेशन या फिर कुछ हमारे मन में जो है वो कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो वो क्या वो तो हम कैसे करेंगे? हम किसी लैंग्वेज के ज़रिए ही हम शेयर करेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, तेलुगु हो गई, किसी भी लैंग्वेज के ज़रिए हम शेयर करेंगे। तो लैंग्वेज क्या होगा? एक कम्युनिकेशन करने का एक तरीका हो गया। ठीक है। तो अगर हमें कम्युनिकेट करना है, वेल कम्युनिकेट करना है किसी भी पर्सन के साथ, तो हमें क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का जमाना पड़ेगा। मतलब कि सामने वाला कुछ भी कंफ्यूज ना हो। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि जैसे हम कुछ ना कुछ सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश के, तो उसके भी कुछ से रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसी प्रकार के लैंग्वेज के भी कुछ लैंग्वेज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे ग्रामेटिकल रहती है, बहुत सारी ग्रामर रहती है। ठीक है। तो क्या होता है कि लैंग्वेज जो होती है वो क्या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है, यानी जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उनका एक सेट होता है लैंग्वेज। और जो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, मीन से इनके द्वारा ही कम्युनिकेशन होता है। अब जैसे कोई भी, जैसे दो गूंगे प्राणी हैं, उनको अगर कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, कैसे करेंगे? वो करेंगे किससे? सिंबॉलिक लैंग्वेज से। सिंबॉलिक लैंग्वेज से तो आ तो रही है लैंग्वेज ही, तो लैंग्वेज के जरिए ही वो कम्युनिकेट हो पा रहे हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का एक जरिया होगा जिसके कारण दो पर्सन, दो या दो से अधिक पर्सन कम्युनिकेट कर पा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके ज़रिए क्या बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं या फिर एप्लीकेशन बनाई जाती है। और ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, क्या होती है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती है। यानी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होती है जिनके जरिए क्या बनते हैं, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे हम कह रहे, नॉर्मली जो हम लैंग्वेज होती थी वो किसके कैसी होती थी? पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू डायरेक्ट, जैसे मोटर बाइक है, इनसे कम्युनिकेट करने में होती थी लैंग्वेज यूज़। ओके, तो अब कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज किस में यूज़ होती है? एक पर्सन से, अगर पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है किसी मशीन के साथ, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ या किसी के साथ भी कम्युनिकेट करना चाहता है, तो कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज़ करेंगे हम। जैसे हम कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अपना हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, कोई भी अगर बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज़ सॉल्व करना चाहते हैं, तो किससे करेंगे? हम कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे। तो हम उससे कम्युनिकेट किस प्रकार करेंगे आप जानते ही हैं। तो कंप्यूटर लैंग्वेज वहाँ पर काम देती है जहाँ पर क्या है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं मशीन से। तो कंप्यूटर लैंग्वेज के जरिए हम आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी मशीन से। अब इसे ज़रूरत क्यों पड़ी कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या? आइए हम अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दो पर्सन है जो कुछ ऐसा डेटा शेयर करना चाहते हैं, तो उनके बीच में क्या क्या लगेगी? लैंग्वेज लगेगी, कुछ ना कुछ लैंग्वेज लगेगी। कुछ ना कुछ लैंग्वेज के जरिए वो कुछ ना कुछ शेयर करेंगे। ओके, कम्युनिकेट करेंगे, वेल कम्युनिकेट करेंगे लैंग्वेज के जरिए। लेकिन अब क्या है कि जैसे यहाँ पर एक पर्सन जो है, इसने उससे पूछा 5 का फैक्टोरियल क्या है, तो ये वाला पर्सन आसानी से बता देगा इसको कि 5 का फैक्टोरियल क्या है। लेकिन अगर वो उससे कोई सी बड़ी वैल्यू पूछे, जैसे 120 का फैक्टोरियल क्या है, तो वो इतनी आसानी से नहीं बता पाएगा। तो वो किससे कम्युनिकेट करना चाहेगा? मशीन से कम्युनिकेट करना चाहेगा। लेकिन ये उसके लिए इम्पॉसिबल रहेगा कि वो मशीन से कम्युनिकेट कर पाए डायरेक्टली, क्योंकि मशीन जो समझती है वो बाइनरी कोड समझती है, और बाइनरी कोड में के समझाना, डायरेक्टली समझाना किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कठिन है या फिर इम्पॉसिबल ही बोल सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ेगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ेगी, जो जिसको हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस, जिनको हमें लर्न करनी पड़ेगी। उनके यूज़ करने के बाद ही हम कंप्यूटर को आसानी से समझा सकते हैं जो हम कुछ भी पूछना चाहते हैं उससे। ठीक है, आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। तो हमें सबसे पहले लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनमें से सी, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, और कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको भी लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर उसके बाद क्या है कि हम उसमें हम उसमें प्रोग्राम लिखेंगे।
ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम इस प्रकार से लिखें, जैसे A = 10, B = 20, C = A+। तो आप देख रहे हैं ये जो अल्फ़ाबेट का सारे सारे क्या है, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ पाता है कंप्यूटर। तो अब ऐसा क्या होगा कि हम इसको समझा सकें कि इसी ये वाली इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके वो, लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ नहीं सकता। और कंप्यूटर के कौन सी लैंग्वेज समझता है, 1010 के फॉर्म में समझता है, मतलब बाइनरी कोड समझता है वो। तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ ऐसा कुछ चीज़ लगाएंगे जो क्या करे, इस कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दे और कंप्यूटर आसानी से उसको समझ के आउटपुट दे दे जो कुछ यूज़र चाहता है। ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये प्रोग्राम है, जैसे ओके। तो इस प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी फॉर्म में, किसकी हेल्प से, कंपाइलर की हेल्प से। तो कंपाइलर कोई ऐसा हार्डवेयर नहीं है जिसके जरिए किया जाता है, पर बल्कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, एक लिखा हुआ एक कोड है, एक प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि ये वाला जो इंग्लिश लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको वो कन्वर्ट काय में कर देता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जीरो वन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि मशीन उसको आसानी से समझ पाए। ठीक है, जिस कारण हमें क्या लगती है, कंप्यूटर लैंग्वेज की ज़रूरत लगती है। ठीक है। और मशीन हमेशा हमारे जो टास्क है उसको ईजी बनाती है। ओके, ठीक है। तो अब जैसे कंप्यूटर है, अगर हम कोई सा वीडियो एडिट करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम वीडियो एडिट कंप्यूटर के जरिए करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन हम खुद करने जाएंगे उसको तो इतनी जल्दी नहीं होगा, इतनी फास्ट नहीं होगा वीडियो एडिट। तो अब हम जानते हैं इंटरफेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी इंटरफेस आप देखते हैं, ये यानी आपको मालूम नहीं है कि ये इंटरफेस है जब भी, लेकिन आप ऑब्ज़र्व करते हैं उसको रोज़ दिन, उससे आप उस पर वर्क करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है, इंटरफेस है। तो इंटरफेस का मतलब ये होता है कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन करवा रहा है, यानी दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में जो इंटरेक्शन करवा रहा है, उसको हम कहेंगे क्या, इंटरफेस। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे एक प्रोग्रामर है, इसने एक प्रोग्राम बनाया है, एटीएम मशीन का प्रोग्राम बनाया है। तो इसने तो ऐसा होगा कि अगर कोई सा भी यूज़र आएगा, एंड यूज़र है, कोई सा भी एंड यूज़र है, उसको क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो भी एटीएम, जैसे हम एटीएम मशीन पर जाता है वो एंड यूज़र है, तो एंड यूज़र क्या है, डायरेक्ट वो स्विच बटन करता है। कौन कौन सी, जैसे कौन से अगर पूछता है, सबसे पहले क्या पूछता है, लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज कौन सी चूज़ करता है, इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करता है, लेकिन उसके पीछे क्या कोड चल रहा है, वो कौन हैंडल कर रहा है, ये जो है इंटरफेस के सामने जो चल रहा है मशीन पर, वो हैंडल कर रहा है उस कोड को। ठीक है। तो कैसे कर रहा है हैंडल, कि जैसे यहाँ पर जैसे उसने सबमिट बटन दबाया, तो सबमिट बटन के पीछे जो कोड लगा हुआ है वो चलेगा। ठीक है। और वो कोड एंड यूजर का नहीं मालूम रहता है, किसको मालूम रहता है, सिर्फ प्रोग्रामर को ही मालूम रहता है। ठीक है। तो क्या होगा कि अब क्या होगा कि एंड यूज़र जो है कि इस इंटरफेस के जरिए आसानी से कम्युनिकेट हो सकेगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, तहसीलों में जो मशीन आपने देखी होगी वो प्रिंटिंग मशीन रहती थी। तो उसमें क्या है कि ऐसा कोई सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, वो डायरेक्ट हार्डवेयर से हार्डवेयर लिंक होते थे। ठीक है। अब यूज़र क्या है, उनको डायरेक्ट देख सकता था उनका हार्डवेयर को। ठीक है, कैसा वर्क हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर उनके बीच में इंटरफेस लगा था, कि इनके बीच में, जैसे हार्डवेयर है, हम जैसे कीबोर्ड से जो बटन दबाते हैं, उसका जो इनपुट है वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं, वो हमें नहीं मालूम है, क्या कोड चल रहा है उसके पीछे, ये हमें नहीं मालूम है। बल्कि हमें तो बस यही दिख रहा है कि हम जैसे हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाता है, लेकिन उसका कोड हमें नहीं दिखता है। और हार्डवेयर में कहाँ कहाँ पर उसके चेंजेस हो रहे हैं ये भी नहीं दिखते हैं। ठीक है। तो क्या हो गया, ये इंटरफेस क्या काम करता है, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन करवाता है, दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में कम्युनिकेशन सेटअप करवाने में हेल्प करता है, वो होता है क्या, इंटरफेस। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कोई एंड यूज़र यहाँ पर एटीएम मशीन में गया, उसने कुछ पैसे निकलवाए, तो क्या उसको ये जानना ज़रूरी है कि सर्वर क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है? जी नहीं, ये सब जानना ज़रूरी नहीं है उसके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है कि वो पैसे कैसे निकालता है, यानी कितने पैसे निकालने हैं उसको, कितने पैसे निकल गए हैं, कितना बैलेंस बचा है, बस उसके लिए यही जानना ज़रूरी है, जो कि इंटरफेस आराम से उसको दिखा सकता है। तो जो बैकएंड में चल रहा है इसके, यानी जो पीछे चल रहा है इसके, पीछे इन द सेंस कि इसके जो बैकवर्ड, यानी इसके जो प्रोग्रामिंग लेवल पे जो कुछ भी चल रहा है सर्वर पे या फिर डेटाबेस पे, तो इसको उससे कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, ये उसके अनरिक्वायर्ड थिंग्स हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करा उनने कि एंड यूज़र को आसानी से बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामर के ही, बिना प्रोग्रामिंग कोड आए, ये सब वो परफॉर्म कर पाए कंप्यूटर के ज़रिए, ये सारी की सारी चीज़ें परफॉर्म कर पाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं, तो और वही कहलाता है इंटरफेस। इंटरफेस एक एप्लीकेशन है, उसको ये भी कह सकते हैं इंटरफेस एक एप्लीकेशन है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या कंप्यूटर लैंग्वेज से क्या क्या बना सकते हैं हम। अब देखते हैं हम कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है वो काय काय के लिए काम आता है। कंप्यूटर लैंग्वेज जो आती है वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम आता है, एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। लेकिन जो एप्लीकेशन होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन रहती है और एक क्या होती है, वेब एप्लीकेशन रहती है। तो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन रहती है जिनको हम बिना इंस्टॉल करे कंप्यूटर में हमारे, उनको हम चला नहीं सकते, उनको हम रन नहीं कर सकते। ठीक है, उनका हम यूज़ भी नहीं कर सकते। तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई सा वीएलसी प्लेयर देख लें, तो उसको आप सबसे पहले यूज़ करने से पहले इंस्टॉल करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिना इंस्टॉल करे उसको यूज़ करने लग जाएंगे, वो यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, तो स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्या रहती है, सबसे पहले तो इसमें नेट की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ऑफलाइन ही चलती है। और स्टैंड एलोन एप्लीकेशन जो रहती है वो क्या रहती है, कंपेटेबल फॉर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो कोई सा भी सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन द सेंस कि जैसे ये जैसे हम कोई सी भी साइट पर जाते हैं और हम कोई सा भी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, कोई सा सॉफ्टवेयर अगर हमें डाउनलोड करना है तो क्या करते हैं, वहाँ पर तीन ऑप्शन, तीन या चार ऑप्शन रहते हैं कि भैया आप विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर लाइनक्स के लिए डाउनलोड करना चाहते हो। तो ये सारे सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलते हैं। यानी उनको, उनका मतलब ये है कि उनके सामने ये कुछ भी लिखा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा ये वाला। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, कंपेटेबल फॉर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ये कोई से एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही बनाई जाती है। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जैसे एक जैसे एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना है, जैसे वीएलसी प्लेयर बना है, तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बना है। और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी बना है। जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही रन होगा। और जो भी हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डाउनलोड होगा। अब देखते हैं हम एम एस ऑफिस का एग्जांपल देख लेते हैं। एम एस ऑफिस में भी ऐसा आता है, जब भी हम डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ऑप्शन आते हैं कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहिए, या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का चाहिए, या लाइनक्स का चाहिए। तो हम जिस पे भी क्लिक करते हैं, जैसे हमने करा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑफिस हमने करा, तो उसमें क्या होता है, इसको सॉरी सॉरी, एम एस ऑफिस तो माइक्रोसॉफ्ट का ही है वैसे तो। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए ही बनाया गया है ये। तो ये क्या होगा कि ये विंडोज़ पर ही चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलेगा ये। अब आती है बारी क्रोम की। तो क्रोम में भी यही ऑप्शन रहता है, जब भी हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें क्या होता है क्रोम में, कि वहाँ पर पूछे जाता है काय के लिए चाहिए आपको, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए। तो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमने पहले डाउनलोड करा है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इंस्टॉल होगा, उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करेगा। अब आती है बारी काय की, वेब ऐप्स की। अब वेब ऐप्स वो ऐप्स होते हैं जिनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना इंस्टॉल करे ही चल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़र में कुछ भी वेबसाइट खोलते हैं, जैसे फेसबुक की खोलते हैं, तो क्या हमें उसका ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई सा स्टैंड अलोन ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर में नहीं पड़ती है। हम डायरेक्टली उसको साइट से एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्वर से चलते हैं। और इसमें क्या रहती है, इंटरनेट की नीड रहती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए ये क्या इंडिपेंडेंट रहती है, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं रहती है ऑपरेटिंग सिस्टम के, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल सकती है। जैसे एक स्टूडेंट है, वो ओपन कर रहा है साइट कोई सी एमपी ऑनलाइन की फॉर्म भरने के लिए, और एक दूसरा स्टूडेंट वो वाली से वैसी की वही वाली साइट वो दूसरा एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन कर रहा है। तो क्या होगा कि इसके लिए इसको क्या बना दिया गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बना दिया गया है, क्योंकि कोई भी यूज़र एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं करता है। तो हर एक यूज़र जो रहते हैं, यूज़र बहुत सारे रहते हैं जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलना होना चाहिए ऐप्स को। तो जिस कारण क्या होती है, वेब जो होती है वो इंडिपेंडेंट रहती है किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से। अब जैसे जीमेल है, तो जीमेल क्या है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी खुल जाएगा, इसमें भी खुल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी खुल जाएगा, लाइनक्स में भी खुल जाएगा, सब में खुल जाएगा वो। ओके, एक ही समय पर भी खुल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या रहती है, वेब एप्स जो रहती है वो इंडिपेंडेंट टू ऑपरेटिंग सिस्टम रहती है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर यानी डिपेंड नहीं करती है ये कोई से भी अपने हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ओपन हो जाती है। और नो नीड टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है,
अब क्या होता था जो वेब ऐप्स, जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जीमेल का ही एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हम जीमेल किसी को करते हैं, हम किसी को भी मेल करते हैं, अगर वो कोई सा एक जिसको साथ भेज रहे हैं मेल, या फिर क्या हम बोल सकते हैं कि सर जीमेल में हम जिसे मेल कर रहे हैं किसी को भी, अब उसके पास क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मैक है और हमारे पास विंडोज़ है, तो भी उसको वो वाला जीमेल साइट उसके इस पे चलेगी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चलेगी। यानी क्या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाते हैं वेब ऐप्स। ओके, और इनको इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत रहती है, और ये क्या रहता है, कंफर्टेबल फॉर सिंगल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही रहते हैं सिर्फ। ओके। अब बात आती है फाइल एक्सटेंशन की। तो अब मैं आपको बता दूं कोई सी फाइल है, अब उसका एक्सटेंशन क्या है, जैसे TXT है, तो क्या हम उसको VLC प्लेयर में ओपन कर सकते हैं क्या, या फिर जो कोई सी एक MP4 फाइल है, ठीक है, क्या हम उसको नोटपैड में ओपन कर सकते हैं क्या, ये इम्पॉसिबल है, इसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इनका एक एक का पर्टिकुलर एक्सटेंशन रहता है। अब जैसे यहाँ पर TXT फाइल है, ये किसके लिए कहाँ पर ओपन होगी, सिर्फ नोटपैड सॉफ्टवेयर में होगी, और जो MP4 फाइल है वो कहाँ पर ओपन होगी, VLC फाइल में ही होगी। अब देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो हैव एक्सटेंशंस, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी किसी एक्सटेंशन से ही समझते हैं किसी को। जैसे अब किसी का विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें जो कुछ भी ऐप अपन जैसे स्टैंड अलोन ऐप है उसका पर इंस्टॉल करते हैं, तो क्या होगा, वो उसका एक्सटेंशन EXE होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन एग्जीक्यूटिबल फाइल होना चाहिए, उसका एक्सटेंशन EXE होना चाहिए, तभी वो क्या होगी, उस पर इंस्टॉल होगी और उस पर वर्क करेगी, नहीं तो विंडोज़ उसको समझ नहीं पाएगा। और जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसको समझता है, .dmg फाइल को समझता है, और लाइनेक्स जो किसको समझता है, .rpm .tar फाइल, इन सभी को समझता है वो। ठीक है, अगर जिसका भी एक्सटेंशन EXE नहीं होगा तो उसको वो समझ नहीं पाएगा विंडोज़, और जिसका भी एक्सटेंशन DMG नहीं होगा उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझ पाएगा, और जिसका यहाँ पर .rpm या .tar इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं हुआ तो लाइनेक्स नहीं समझ पाएगा उनको। ओके, तो अब देखते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ एन स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखी है हमने, जैसे जावा, C++, जो भी कुछ रहती है वो क्या रहती है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन रहती है। ऐसे हम इनको पहले कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना पड़ती है, जब जाकर हम इन पर सॉफ्टवेयर बना पाते हैं, जब जाकर हम इन पर प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम इनको बिना इंस्टॉल करें इन पर हम प्रोग्रामिंग कर पाते हैं। ठीक है, तो हम इस पर क्या है कि बिना इंस्टॉल करें नहीं कर पाते हैं प्रोग्रामिंग। तो ये क्या होती है, सारी सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती है ये क्या रहती है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस रहती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++, जावा, .NET, एंड्रॉयड, तो इनमें से जो C और C++ रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज रहती है। मतलब इनके द्वारा जो कुछ प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो सिर्फ उसी मशीन पर रन होते हैं जिस मशीन पर ये कंपाइल हुए हैं। जिस मशीन के कंपाइलर ने इनके प्रोग्राम को कंपाइल करे हैं वो उसी मशीन पर रन होते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ स्टैंड अलोन ऐप्स बनाने में ही काम देते हैं, ये कभी भी वेब ऐप से बनाने में काम नहीं देते हैं। C++ लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज जो रहती है वो क्या रहती है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज रहती है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। यानी इनके द्वारा जो कुछ भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो जैसे फॉर एग्जांपल C के द्वारा कौन सा ऐसे सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो कौन से कंपाइलर ऐसे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर, यानी या फिर मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर के द्वारा रन हुआ है, तो एग्जीक्यूट भी किसके द्वारा यानी कंपाइल्ड हुआ है, तो कि एग्जीक्यूट भी वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होगा। तो ये होगा क्या, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अब आती बात जावा, .NET, एंड्रॉयड। तो अब क्या होता है कि जैसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कुछ काम नहीं बन रहे थे तो उन्होंने क्या बोला, वेब एप्स बनाना चाहिए। तो वेब एप्स हम कैसे पॉसिबल होते हैं, वो जावा, .NET, एंड्रॉयड, ये और बहुत सारी लैंग्वेज है जिनसे क्या होता है कि स्टैंड अलोन ऐप्स भी बनाई जा सकती है और उनके जरिए वेब एप्स भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अब ये बात ये आती है कि जब इनसे ये सब बन सकता है, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बन सकती है इनसे और वेब एप्स भी बन सकती है, तो हम C और C++ का अभी हम यूज़ क्यों करते हैं, C और C++ क्यों पढ़ते हैं अभी भी। तो C और C++ का हम इसलिए पढ़ते हैं, सबसे पहले तो मैं C का बता दूं आपको। जो C रहती है वो मशीन एम्बेडेड लैंग्वेज रहती है। मतलब जो भी कुछ भी हम देखते हैं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रहती है, उसको अगर अपन चालू करते हैं तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो किस में लिखा जाता है, वो C में ही लिखा जाता है। ओके, और जो C++ है उसकी जो गेमिंग लाइब्रेरी रहती है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है।
जो सी प्लस प्लस की गेमिंग लाइब्रेरी रहती है वो बेस्ट मानी जाती है, जिस कारण इनका अभी तक एग्जिस्टेंस है। और अगर जैसे हम 3D मॉडल बनाते हैं तो सी प्लस प्लस में भी इसकी लाइब्रेरी बहुत बेस्ट मानी जाती है। अब अगर अपन स्टैंड अलोन ऐप्स और वेब ऐप्स बनाना चाहते हैं तो हम जावा, डॉट नेट, एंड्रॉयड, इन सभी लैंग्वेजेस पर भी स्विच कर सकते हैं। तो अब स्टैंड अलोन ऐप्स क्या होते हैं? जिनका इंस्टॉलेशन मैंडेटरी रहता है, मतलब जिनको इंस्टॉल करना कंप्यूटर में ज़रूरी रहता है, बिना इंस्टॉल करे हम इनको रन नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, सी इज यूज्ड फॉर एम्बेडेड सिस्टम प्रोग्रामिंग। अब एम्बेडेड सिस्टम का यही मतलब मैंने बताया था आपको कि जैसे अब वॉशिंग मशीन है, उसका ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसके कारण वो चल रही है मशीन ऑटोमेटिक, वो किस में बना हुआ है? सी में बना हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो विंडोज़ रहता है वो क्या रहता है, उसके अंदर जैसे हम इंस्टॉल करते हैं कोई सी भी EXE फाइल, तो उसके साथ क्या होता है, ये कंपाइलर प्लस लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल होती है, जो कई बार रन होती है विंडोज़ पर ही रन होती है। अब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यही वाला कारनामे होते हैं। जो कंपाइलर जो रहता है, जैसे ये जो कंपाइलर है, ये किसके लिए वर्क करेगा? सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम करेगा। और ये जो कंपाइलर है, ये किसके .dmg जो जब भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल करी है, तो यहाँ पर कंपाइलर प्लस लाइब्रेरी इंस्टॉल होती है। तो यह जो कंपाइलर किसके लिए काम करेगा? सिर्फ और सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही काम करेगा, है ना। फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट सी एप्स आर अवेलेबल, मतलब जो भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सी एप्स अवेलेबल होती है। मतलब एक कौन सी सी एप्स है, तो जैसे मेक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए C.exe फाइल अवेलेबल है, और मेक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए C.dmg फाइल अवेलेबल है। ठीक है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में C.exe फाइल नहीं चल सकती, क्योंकि इस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम .exe के एक्सटेंशन वाली फ़ाइल नहीं समझता है, और विंडोज़ .dmg के एक्सटेंशन वाली फ़ाइल नहीं समझता है, तो इसके अंदर भी ये नहीं चल सकती, इंस्टॉल नहीं हो सकती। ठीक है। तो हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए अलग अलग सी एप्स बनाए जाते हैं और अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। ठीक है।